हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज को पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे गांधीयन इरा को। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट फेज के ख़त्म होने के बाद और गांधीयन इरा के स्टार्ट होने से पहले का ये जो बीच में टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। 1897 से लेकर 1920 के बीच रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। अब ये रेवोल्यूशनरीज जो हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी सोच क्या थी। ये ना तो मॉडरेट की पॉलिटिक्स को पसंद करते थे और ना ही एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिटिक्स को पसंद करते थे। ये किसको फॉलो करते थे, गन एंड वायलेंस को। ये इंस्पायर होते हैं आयरिश रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी और रशियन हिलिज्म से इंस्पायर होकर इन्होंने ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की इंडिया में। तो सबसे पहली फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो इंडिया में होती है, चापेकर ब्रदर्स करते हैं 1897 में। किल्ड प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू सी रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट इन पुणे। ये क्या करते हैं, प्लेग कमिश्नर जो होता है उसको मार देते हैं और साथ में लेफ्टिनेंट आयरेस्ट इसको भी पुणे में मार दिया जाता है। और बाद में ये जो चापेकर ब्रदर्स हैं 1898-99 में इनको जो है वो फांसी दे दी जाती है। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो इंडिया में करते हैं, चापेकर ब्रदर्स किल्ड प्लेग कमिश्नर। दूसरे नंबर पर जो मित्र मेला है ये स्टार्ट किया जाता है। कौन करता है, गणेश सावरकर और वी डी सावरकर। ये दोनों मिलकर मित्र मेला को स्टार्ट करते हैं 1899 में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर मित्र मेला स्टार्ट करते हैं। बाद में जो वी डी सावरकर है ये अभिनव भारत को बनाते हैं 1904 में और इसी के साथ मित्र मेला को भी ये मर्ज कर देते हैं। मित्र मेला इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया कब, 1899 में। और 1904 में वी डी सावरकर ने अभिनव भारत को स्टार्ट किया, जिसमें मित्र मेला को मर्ज कर दिया। इसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति को एस्टेब्लिश किया जाता है कलकत्ता में। इसका फाउंडर कौन है, पी मित्र, बरिंदर कुमार घोष और इसी के मेंबर्स हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चकी। तो ये क्या करते हैं, ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड जज ऑफ मुजफ्फरपुर। किंग्सफोर्ड कौन है, जज ऑफ मुजफ्फरपुर। इसको मारने की कोशिश करते हैं। इसको मारने की कोशिश करने में इनके ऊपर अलीपुर कॉन्स्पेरेसी केस दर्ज होता है। केस स्टार्ट होता है अगेंस्ट देम। अलीपुर कॉन्स्पेरेसी केस स्टार्ट अगेंस्ट देम। जब ये मारने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर केस चलता है, कौन सा, अलीपुर कॉन्स्पेरेसी केस। तो इसमें खुदीराम को जो है वो फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चकी जो है शूट हिमसेल्फ डेड, अपने आप को मार देते हैं। इसके बाद वायसराय लॉर्ड हर्डिंग जो है वायसराय होता है इंडिया का। 1912 में ये इंटर करता है न्यू कैपिटल दिल्ली में। हमने देखा था कि दिल्ली दरबार लगता है। ये दिल्ली दरबार में 1911 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से शिफ्ट की जाती है, दिल्ली कैपिटल बना दी जाती है इंडिया की। तो लॉर्ड हार्डिंग नई कैपिटल दिल्ली में इंटर होने वाले थे। यहाँ पर राश बिहारी बोस और सचिन सन्याल ट्राइड टू किल हिम, अ बम वाज थ्रोन बट एस्केप्ड। यहाँ पर इनको मारने की कोशिश की, लॉर्ड हार्डिंग को राश बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने मारने की कोशिश की, लेकिन इनके ऊपर बम फेंका गया, लेकिन ये बच जाते हैं। उसके बाद युगांतर ग्रुप जो है ये बनाया जाता है। युगांतर ग्रुप बंगाल में अप्रैल 1906 में। और इसका लीडर कौन है, जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बागी जतिन भी इसी को बोलते हैं। इसने ये स्टार्ट किया था युगांतर ग्रुप बंगाल में 1906 में। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो 1906 में युगांतर ग्रुप इसने स्टार्ट किया। तो ये जो टाइम पीरियड 1908 एक्सट्रीमिस्ट जब ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद और गांधी नीरा 1915 के बाद जाकर 1917 में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं गांधी जी। ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ जो हैं ये हो रही होती हैं इंडिया में। तो फॉरेन में भी रेवोल्यूशनरीज जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी होती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में कौन चलाता है, सबसे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये लंदन में हैं।
लंदन में इन्होंने एस्टेब्लिश किया इंडियन हाउस, और इनका एक न्यूज़पेपर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने, इंडियन होम रूल सोसाइटी है। उसके बाद मैडम बीकाजी कामा, ये एक रेवोल्यूशनरीज फॉरेन कंट्रीज़ में एक्टिव थी। जिनेवा में इनका एक न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। इसके बाद वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये बर्लिन में एक्टिव थे। इनने ऑर्गेनाइजेशन बनाई बर्लिन कमेटी फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। फिर गदर मूवमेंट चलाई, ये नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव थे। यहाँ इसके लीडर कौन कौन थे? लाला हरदयाल, सुहाना सिंह और बरकतुल्ला, ये एक्टिव थे फॉरेन कंट्रीज़ में, ये लीडर। तो और इंडिया में इन्होंने एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। इसके बाद आता है होम रूल मूवमेंट इंडिया में। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है कब? 1916 में। होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1916 से लेकर 1918 तक ये चलता है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या? सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज जिसको बोलते हैं। सब का मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब हो गया रूल। तो ये किससे इंस्पायर हुए? ये आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर होकर होम रूल मूवमेंट चलाई इंडिया में। ये थॉट जो था, ये जो सोच थी, ये थी एनी बसंत की। और इसको स्टार्ट किया किसने? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। कब? अप्रैल 1916 में बेलगाम में। और प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा और सेक्रेटरी एनसी केलकर बनाया यहाँ पर बेलगाम में। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। प्रेसिडेंट जो था यहाँ पर खुद एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी, और सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडल सेक्रेटरी बने। तो सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। और इनका मेथड क्या था? मेथड था मास मीटिंग्स और न्यूज़पेपर। बसंत का न्यूज़पेपर जो है वो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और तिलक ने जो न्यूज़पेपर निकाले, बाल गंगाधर तिलक, केसरी महारथा। अब ये मीटिंग क्यों करवाई और न्यूज़पेपर ये क्यों निकालते थे? टू स्प्रेड देयर मैसेज। ये इनका मेथड था होम रूल मूवमेंट का। इसके बाद अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? होम रूल मूवमेंट तो करते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस टाइम कौन था? मोंटेग्यू। इसने एक डिक्लेरेशन बनाया ऑन 20 अगस्त 1917 को। कब? 20 अगस्त 1917 को। इसको बोलते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन, इसमें क्या बोला इन्होंने कि हम क्या करेंगे? ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि हम आस्ता आस्ता करके जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। ये डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल की, सेल्फ गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर अगस्त डिक्लेरेशन में ये बात बोली, लेकिन अगस्त डिक्लेरेशन में ये बात बोली, लेकिन उसके बाद जब ये बात बोली कि हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर मॉडरेट्स ने इस चीज़ को वेलकम किया, अगस्त डिक्लेरेशन को। और मूवमेंट जो है वो आस्ता आस्ता वीक पड़ गई, और केम टू एन एंड, और मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, होम रूल मूवमेंट। अब मॉडरेट्स कहाँ से आगे बीच में? मॉडरेट्स आते हैं जब कांग्रेस सेशन चलता है लखनऊ 1916 में। होम रूल मूवमेंट कब हो रही है? 1916 में ही हो रही है। और 1916 में जो सेशन होता है लखनऊ में होता है। कांग्रेस हर साल दिसंबर में कांग्रेस सेशन होते हैं, हर साल दिसंबर में कांग्रेस सेशन होता है। और ये 1916 में जो सेशन हुआ वो लखनऊ में होता है। प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं? कांग्रेस में दोबारा से मिल जाते हैं। इस सेशन में, लखनऊ सेशन 1916 में, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ये रीयूनाइटेड इन कांग्रेस, दोबारा से ये कांग्रेस में मिल जाते हैं, दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं 1916 में। तो यहाँ पर मॉडरेट्स ने वेलकम किया अगस्त डिक्लेरेशन को, आस्ते आस्ते करके मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। इसी साल 1916 लखनऊ सेशन में ही लखनऊ पैक्ट किया जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट होती है 1916 में। यहाँ पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो है ये ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। अब कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मान जाती है। और साथ में मुस्लिम जो हैं
मुस्लिम के लिए कांग्रेस एग्रीड दैट मुस्लिम 1/3 सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, 1/3 सीट जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो मुस्लिम की होगी, ये बात भी कांग्रेस मान लेती है। और मुस्लिम रिजर्वेशन होगी प्रोविंसेस में। लेकिन इसके बदले क्या होगा, इन रिटर्न मुस्लिम लीग एग्रीड टू फाइट फॉर स्वराज टुगेदर। इसके बदले मुस्लिम लीग मान जाते हैं कि हम मिलकर क्या करेंगे, स्वराज के लिए फाइट करेंगे अंग्रेज़ों के साथ। इसके बाद 1915 में गांधी जी जो हैं वो इंडिया में आ चुके होते हैं। 1915 में, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 1916 की। इस टाइम तक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। 1916 में होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट का आइडिया होता है। सबसे पहले इसको स्टार्ट तिलक करते हैं एनी बेसेंट, उसके बाद एनी बेसेंट करती हैं। उसके बाद इस 1915 में गांधी जी आए होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में। और 1916 जो लखनऊ सेशन होता है उसी में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी मिल चुके होते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जो हैं ये भी दोनों मिल जाते हैं और स्वराज की मांग करना शुरू कर देते हैं। 1916 हो गया। और इसके बाद 20 अगस्त 1917 को ये अगस्त डिक्लेरेशन लाया जाता है कि ठीक है, हम आपकी बात को मानेंगे। आस्ते आस्ते करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर आस्ते आस्ते फिर ये मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद 1919 में क्या होता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया जाता है। मोंटेग्यू कौन है, सेक्रेटरी है। चेम्सफोर्ड कौन है, वाइसरॉय है, ये नाम है। तो इनके नाम पर रखा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। 1919 में ये लाया गया। इसमें होम गवर्नमेंट में, होम गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी, होम गवर्नमेंट में नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया के लिए जो बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोस्ट तैयार की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पेमेंट करते थे वो इंडिया की ट्रेजरी से की जाती थी, इंडिया के रेवेन्यू से की जाती थी। तो अब जब ये रिफॉर्म लाया गया 1919 में, मोंटफोर्ड रिफॉर्म, तो इसमें बोला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पेमेंट होगी कुड बी पेड बाई ब्रिटिश ट्रेजरी, वो ब्रिटिश ट्रेजरी से जाएगा, ब्रिटिश के रेवेन्यू से पेमेंट होगी। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये तो होम गवर्नमेंट की बात होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में, यहाँ पर एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जो वाइस राय हुआ करता था, वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। इसमें 6 मेंबर होते थे। तो यहाँ पर बोला गया इस रिफॉर्म में कि 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियंस होंगे। उसके बाद जो फेडरलिज्म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस रिफॉर्म में। फेडरलिज्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का मतलब डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड कर दी गई। 2 लिस्ट बनाएगी, एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट। और इसके बीच जो है वो सब्जेक्ट रखेंगे कि किसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा। सेंटर का कंट्रोल किस डिपार्टमेंट में होगा, प्रोविंशियल का कंट्रोल किस डिपार्टमेंट में होगा। ये 2 लिस्ट बनाएगी। फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोंटफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। इसके बाद एक नई पोस्ट बनाएगी हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और साथ में एस्टेब्लिश किया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। ये था एग्जीक्यूटिव। अब है लेजिस्लेचर की बार लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या किया गया, बाई कैमरल सिस्टम लाया गया। और बाई कैमरल सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए दोनों हाउसेज के लिए। इसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में क्या किया गया, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। डायरकी में क्या किया गया, जो कुछ डिपार्टमेंट जो थे वो इंडिया के पास रखे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो ब्रिटिश के हाथ में थे। ये था डायरकी। इसके बाद लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में क्या किया गया, 70% मेंबर विल बी इलेक्टेड, और एक्ट गेव अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 सिख। सेपरेट इलेक्टोरेट होगा इसके लिए सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया इस एक्ट में। वुमेन वर गिवन राइट टू वोट बट नॉट ऑल वुमेन। ये काम किए गए इस मोंटफोर्ड रिफॉर्म 1919 में।
अब 1915 में गांधी जी जो है वो इंडिया आए आए होते हैं। इसके बीच ये मोंटफोर्ट रिफॉर्म जो है 1919 में लाया गया था। अब 1915 में गांधी जी आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम बनाया जाता है अहमदाबाद में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी करते हैं। 1918 में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होती है। 1918 में इसी साल खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी स्टार्ट होती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है 10 अप्रैल 1917 में ये स्टार्ट होती है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है चंपारण जो है ये जगह का नाम है कहाँ पर, बिहार में। यहाँ पर ये सत्याग्रह स्टार्ट होता है। यहाँ पर बिहार में ये जो चंपारण जगह का नाम है, यहाँ पर जो पीजेंट्स रह रहे होते हैं उनको ज़बरदस्ती उनसे क्या करवाया जाता है, इंडिगो प्लांटेशन की कल्टीवेशन कराई जाती है। 3/20 ऑफ लैंड और इसका प्राइस जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। ये यहाँ पर इन पीजेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि हमें इंडिगो प्लांटेशन की ज़बरदस्ती कल्टीवेशन कराने के लिए जो है फोर्स जो इनको जो है फोर्स किया जाता था कि किसकी कल्टीवेशन करें, इंडिगो प्लांटेशन को ग्रो किया जाए। अब पीजेंट्स ने इनवाइट किया गांधी जी को, और जो गांधी जी को इनवाइट किया था उनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने इनवाइट किया, गांधी जी आते हैं और ये फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल, इसको फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस बोला जाता है, चंपारण सत्याग्रह को। और ये गांधी जी यहाँ पर जीत जाते हैं। ये था चंपारण सत्याग्रह, पीजेंट्स की प्रॉब्लम थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये कब होती है, 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, महात्मा गांधी इंटरवीन बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर अहमदाबाद। अहमदाबाद में किसके बीच जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स और जो मिल का ओनर होता है, मिल ओनर, इन दोनों के बीच जो है ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं कि हमें 35% वेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाए। तो इनकी ये स्ट्राइक होती है। तो इस स्ट्राइक में महात्मा गांधी इंटरवेन करते हैं वर्कर्स और अहमदाबाद मिल ओनर के बीच। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक होती है केस को रिजॉल्व, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में कौन करता है, गांधी जी। तो यहाँ पर मिल ओनर फिर एग्री हो जाता है 35% इंक्रीज करने में वेजेस को। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, वर्कर की और मिल ओनर की, अहमदाबाद में। इसके बाद खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल होती है। खेड़ा पीजेंट्स यहाँ पर सत्याग्रह होगा। तो ये इसका टाइम पीरियड भी क्या है, 1918, इसी साल जो है यहाँ पर भी स्ट्राइक होती है, क्या होता है, स्ट्रगल होती है। तो खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल मतलब खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में है। खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर भी किसकी प्रॉब्लम है, पीजेंट्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्रॉप फेल्ड की प्रॉब्लम है। जब क्रॉप फेल हुआ, क्रॉप्स कम हुई या नहीं हुई, तो वो जो किसान थे जिनको क्रॉप नहीं होती है, तो खेड़ा में, गुजरात में, वो गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिमिट लैंड रेवेन्यू। अब उनको लैंड रेवेन्यू जो है वो कहाँ से देंगे, तो गवर्नमेंट उनको लैंड रेवेन्यू जो है वो माफ़ नहीं करती है। उनसे लैंड रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट जो है वो मांग रहे होते हैं, लेकिन क्रॉप फेलियर की वजह से वो लैंड रेवेन्यू कहाँ से दें, ये इनकी प्रॉब्लम थी पीजेंट्स की। तो यहाँ पर गांधी जी एडवाइस करते हैं कि गांधी जी एडवाइज्ड विद होल्ड पेमेंट टिल रिमिशन। जब तक ये कम लैंड रेवेन्यू को कम नहीं करेंगे, तब तक आप क्या करो, पेमेंट को विद होल्ड करके रखो, पेमेंट नहीं करेंगे। अब पीजेंट्स यहाँ पर तो एटलीस्ट गवर्नमेंट रिकवर, यहाँ पर ये बोला गया तो कि कम से कम गवर्नमेंट जो है वो रिकवर करे ओनली दोज पीजेंट्स हु कैन एफर्ड। मतलब गवर्नमेंट उन्हीं पीजेंट्स से रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मांगे जो एफर्ड कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, जिनकी क्रॉप जो है अच्छी हुई है। यहाँ पर ये बात बोली गई। तो खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल क्यों हुआ ये समझ में आ गया।
खेड़ा गुजरात में है, जगह का नाम है। यहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। तो कुछ पीजेंट्स हैं जिनकी क्रॉप फेल होती है और उस क्रॉप फेल की वजह से ये लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको कम नहीं कर रही है लैंड रेवेन्यू, तो इस वजह से ये यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है। तो गांधी जी एडवाइज्ड विद होल्ड पेमेंट टिल रिमिशन। तो यहाँ पर बोला गया कि एट लीस्ट गवर्नमेंट रिकवर्ड ओनली दोज पीजेंट्स हु कैन एफोर्ड। ये था खेड़ा पीजेंट गांधी जी ने किया। अब उसके बाद रोलेट एक्ट स्टार्ट होता है 1919 में। ये गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रही होती है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चल रहा होता है इस टाइम पीरियड में। और इसके टाइम पीरियड में 1919 में मोंटफोर्ड रिफॉर्म आता है, वो हमने देखे पीछे। और 1919 में ही रोलेट एक्ट जो है वो लाया जाता है। अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट 1919 में इसको बोला जाता है, इसका जो पूरा नाम है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट, इसका पूरा नाम एंड रोलेट एक्ट को बोला जाता है। एनी बॉडी कुड बी अरेस्टेड। अब इस रोलेट एक्ट में क्या बोला गया, रोलेट एक्ट जो लाया गया इसमें क्या क्या बातें बोली अंग्रेजों ने। एनी बॉडी कुड बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। दूसरे नंबर पर नो ट्रायल इन कोर्ट, कोर्ट में कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा। नो अपील अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट अपील नहीं होगी। कैन बी पुट इन जेल फॉर 2 ईयर। किसी भी पर्सन को जेल में 2 साल के लिए रखा जा सकता है। ये था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में ये बातें बोली गई थी। किसी भी बॉडी, किसी भी इंसान को जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर दिया जाता है, किया जा सकता है। नो ट्रायल इन कोर्ट, नो अपील अगेंस्ट दिस अरेस्ट, कैन बी पुट इन जेल फॉर 2 ईयर्स। इसके खिलाफ इस रोलेट एक्ट को इंडियंस ने क्या बोला, इंडियन कॉल्ड दिस एक्ट ब्लैक एक्ट। इंडियंस को रोले तो किस एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला इंडियन ने, रोलेट एक्ट को बोला। और इसके अगेंस्ट रोलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने स्टार्ट किया रोलेट सत्याग्रह। कब स्टार्ट किया सत्याग्रह सभा, 24 फरवरी 1919 को स्टार्ट किया। तो 6 फरवरी ऑल इंडिया हड़ताल हुई, लेकिन यहाँ पर वायलेंस होता है। 6 अप्रैल को ऑल इंडिया हड़ताल होती है। स्टार्ट कब किया जाता है, 24 फरवरी 1919 को। उसके बाद फरवरी के बाद अप्रैल में 6 अप्रैल को ऑल इंडिया हड़ताल की जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ वायलेंस हो जाता है। 13 अप्रैल को, 6 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसाकर होता है, जिसमें और 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग मसाकर होता है। और 18 अप्रैल को गांधी जी इस सत्याग्रह को विड्रॉ कर देते हैं। सत्याग्रह को ख़त्म कर दिया जाता है 18 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मसकर में क्या होता है, यहाँ पर ये पंजाब में है। तो यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग ये एक गार्डन होता है, यहाँ पर सभी जो है इकट्ठे होकर बैसाखी मना रहे होते हैं। 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल वाले दिन, जिस दिन बैसाखी होती है, यहाँ पर ये बैसाखी मना रहे होते हैं। पंजाब न्यू ईयर मना रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये न्यू ईयर मनाते मनाते, बैसाखी को मनाने के साथ साथ इन्होंने डिमांड की किसकी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिलीज़ करने की। अब गवर्नमेंट ने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया था रोलेट एक्ट के थ्रू। तो इनको रिलीज़ करने के लिए ये यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। और साथ में बैसाखी वाले दिन ये यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इस गार्डन में जलियांवाला बाग। तो यहाँ पर क्या होता है, मसाकर यहाँ पर। तो इस वायलेंस की वजह से जो ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं, इन लोगों के ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्या करते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, ताकि ये यहाँ पर जो है वो इसकी डिमांड ना की जाए। और एजिटेशन जो चला रहे थे, एंटी एजिटेशन मूवमेंट किसके ख़िलाफ़, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ चला रहे थे यहाँ पर ये। तो इस वजह से इन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मर जाते हैं। तो ये इसको बोला जाता है मसाकर। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग मसाकर हुआ। उसके बाद 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह रोलेट एक्ट सत्याग्रह रोलेट सत्याग्रह जो है इसको विड्रॉ कर दिया।
अब यहाँ पर जब ये हो रहा होता है रोलर सत्याग्रह ये सब कुछ, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड। नाइटहुड ये एक टाइटल है, टाइटल अपना टाइटल जो है नाइटहुड का इन्होंने वापस कर दिया। और महात्मा गांधी रिटर्न केसरी हिंद मेडल किसको? ब्रिटिश ने इनको केसरी हिंद मेडल दिया था और महात्मा गांधी ने ये रिटर्न कर दिया ब्रिटिश। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड दे दिया वापस, ये टाइटल है, और महात्मा गांधी ने रिटर्न केसरी हिंद मेडल टू ब्रिटिश। इसके बाद क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट चलती है इंडिया में 1919 से लेकर 1924 के बीच। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? 1919 से लेकर 1924 में। अब खिलाफत मूवमेंट क्यों होती है? खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलती है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट, अब जो तुर्किश एम्पायर थी उस टाइम, जो तुर्किश एम्पायर थी उसको ओटोमन एम्पायर बोला जाता था। तो इस ओटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था उसको खलीफा बोलते थे, और ये जो खलीफा था ये लीडर था सभी मुस्लिम्स का दुनिया में, लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ब्रिटेन है वो फाइट कर रहा होता है इस ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन फाइट अगेंस्ट ओटोमन, ओटोमन के अगेंस्ट में लड़ रहा होता है ब्रिटेन, यही ब्रिटेन जो इंडिया में है। तो अब इंडियन मुस्लिम जो हैं खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटेन इंडिया में। लीडर कौन कौन से हैं? लीडर मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया में ब्रिटिशर के ख़िलाफ़, क्योंकि ये ब्रिटिश जो थे ये ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे इस खलीफा को हटाने के लिए, वही हटाने के लिए तुर्की से। तो अब खलीफा को ना हटाया जाए इसके लिए इंडियन मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये थी खिलाफत मूवमेंट इंडिया में। तो इसके लीडर कौन कौन से हैं? लीडर्स हैं मोहम्मद अली, इनका एक न्यूज़पेपर है कॉमरेड, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद और हज़रत मोहानी, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो खिलाफत मूवमेंट के। लेकिन बाद में क्या होता है, तुर्की को डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक बना दिया जाता है। अब कोई फ़ायदा तो था नहीं मूवमेंट करने का, तो पोस्ट जो है खलीफा की वो ख़त्म कर दी जाती है, तुर्की को रिपब्लिक बना दिया जाता है, खलीफा की पोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है, पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबोलिश्ड। तो अब मूवमेंट करने का कुछ फ़ायदा नहीं था, तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट एंड हो जाती है 1924 में। लेकिन इसी के बीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं कौन? गांधी जी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का करने का अच्छा मौका मिल गया और नॉन कोऑपरेशन चलाया। जो रोलट एक्ट पीछे चल रहा था, जलियांवाला बाग जो रोलट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो रहा था, इन सभी को देख के यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दी, नॉन कोऑपरेट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर को। यहाँ पर इन्होंने खिलाफत करना शुरू कर दी, ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए, खिलाफत मूवमेंट चलाई। यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। ये रहती है 1924 तक खिलाफत मूवमेंट, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1922 में ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होती है वो हम देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे होती है, यहाँ पर 1920 में 1920 में स्पेशल कलकत्ता सेशन करवाया जाता है और यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। और जो हर साल जो सेशन होता है वो नागपुर में हुआ, ये स्पेशल सेशन हुआ 1920 में। हर साल सेशन जो होता था वो दिसंबर में होता था, लेकिन दिसंबर से पहले 1920 में ये स्पेशल सेशन करवा के नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को पास करवा दिया। और जो सेशन दिसंबर में हुआ नागपुर में हुआ, ये कलकत्ता में होता है, नागपुर में फॉर्मली एक्सेप्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बोला जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी? चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जो है वो जला दिया जाता है। 13 से ज़्यादा जो है पुलिस मैन वो यहाँ पर
उनकी डेथ होती है, कुछ ज़ख्मी होते हैं। तो इस वजह से चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से यहाँ पर 11 फरवरी को गांधी जी विड्रू द मूवमेंट बाई बारदोली रेजोल्यूशन, बारदोली रेजोल्यूशन करके गांधी जी इस मूवमेंट को विड्रू कर देते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। कब? 11 फरवरी। 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, 11 फरवरी को गांधी जी विड्रू कर देते हैं इस मूवमेंट को बारदोली रेजोल्यूशन करके। इस तरह से 1922 11th ऑफ फरवरी 1922 को विड्रू कर दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो 1922 तक ही चली, इस वजह से इस इंसिडेंट से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म है। लेकिन खिलाफत मूवमेंट जो है 1924 तक चलती है, जब तुर्की को डिक्लेयर कर दिया जाता है रिपब्लिक और खलीफा की पोस्ट को हटा दिया जाता है, तो तब ये भी ख़त्म कर दी जाती है खिलाफत मूवमेंट को 1924 में। तो इससे के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।